नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज यानी कि 13 जून में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सुमेरु पैक्स, ऑपरेशन डेजर्ट चेंज, खाद्य सुरक्षा सूचकांक, साथ में और भी टॉपिक्स हैं जिनको इसमें हम कवर करेंगे। उससे पहले जो पिछले प्रश्न के उत्तर थे वो यहाँ पे देख लीजिए। चाहो तो आप वीडियो को रोक लीजिए थोड़ी देर के लिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहला आपका सेगमेंट आता है सुमेरु पैक्स। अब सुमेरु पैक्स क्या है, अब सबसे पहले इसको हम एक फ़ोटो के अंतर्गत समझते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे कुछ फ़ोटो लगी हुई हैं। जैसे अगर हम इस फ़ोटो की बात करें तो इसमें कपड़े जो है वो भीगे हुए हैं। अगर इसमें देखिए तो एकदम पैंट और शर्ट दोनों भीगे हुए हैं, ठीक है। अब ये कैसे भीगे हैं इसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है कंडीशन ऑफ पीपीई वियर आफ्टर 45 मिनट्स, यानी कि अगर हम मेन रूप से स्वास्थ्य कर्मचारी की बात करें यानी कि डॉक्टर की बात करें जो इस समय कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं पीपीई किट पहन करके। अब पीपीई किट आपको पता है कि ऊपर से नीचे तक एकदम से बिल्कुल बॉडी सील हो जाती है। अगर यहाँ तक कि कोई डॉक्टर इसको पहनता है तो पहनने के बाद में वो टॉयलेट भी नहीं जा सकता। अगर वो जाएगा तो उसको चेंज करनी पड़ेगी पीपीई किट पूरी, ठीक है। तो इसी को देखते हुए क्या डीआरडीओ ने कई सारे डॉक्टर से बात की, यहाँ तक कि डॉक्टर ने ही उसे सलाह दी कि भाई पीपीई किट पहनने से बहुत ही हालत ख़राब हो रही है। क्योंकि भाई गर्मी का सीज़न है, आप देख रहे हो नॉर्थ इंडिया में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है और इस सिचुएशन में पीपीई किट पहन करके काम करना बहुत ही दुर्लभ हो जाता है। तो इसी समस्या को हल करने के लिए डीआरडीओ ने क्या किया, इस सुमेरु पैक्स का निर्माण किया, ठीक है। अब सुमेरु पैक्स काम कैसे करेगा वो देखते हैं। अब यहाँ पे आप ऊपर देख पा रहे हो एक बॉक्स तरीके से है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जब कोई स्वास्थ्य कर्मचारी या कोई भी पीपीई किट पहनता है तो उसके पीछे ये बॉक्स लग जाएगा, बॉक्स भी साथ में लगाएगा और बॉक्स में ये एक पाइप तरीके से जा रही है, ऊपर आप देख पा रहे हो शायद। तो इस पाइप से क्या होगा कि जो बाहर की हवा है वो फिल्टर होकर पीपीई किट के अंदर जाएगी। अब अगर हवा फिल्टर होकर अंदर जा रही है तो कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा, इतनी गर्मी नहीं लगेगी जितनी पहले लगती थी, ठीक है। तो देखते हैं यही सब चीज़ों को यहाँ पे लिखा गया है। डीआरडीओ द्वारा एक उपकरण बनाया गया है जिसका प्रयोग पीपीई किट पहनने वालों द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इसमें स्वास्थ्य कर्मचारी या अन्य यानी कि और कोई जो पीपीई किट पहन रहा है उसको यहाँ पे लाभ मिलेगा। इसको पहनने से पीपीई किट के अंदर बाहर की हवा फिल्टर होकर अंदर जाएगी, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब बॉक्स पीछे होगा तो इस बॉक्स में फ़िल्टर लगाया गया है और बाहर की हवा जितनी भी है फ़िल्टर करेगा और इस पाइप के थ्रू क्या होगा वो पीपीई किट के अंदर जाएगी, जो पाइप गले से या कहीं और से अंदर जाएगी आपकी, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आता है ऑपरेशन डेजर्ट चेंज। अब ये क्या है भाई ऑपरेशन डेजर्ट। अब देखो नाम से ही लग रहा होगा डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब क्या होता है मरुस्थल। अब मरुस्थल भारत में कहाँ पे है, राजस्थान में, तो कहीं ना कहीं संबंध रखता है राजस्थान से। अब देखते हैं क्या है ये। हाल ही में क्या हुआ है कि राजस्थान पुलिस ने एक सैन्य खुफिया सूचनाओं के आधार पर, यानी कि उसको कहीं ना कहीं मुखबरी मिली होगी, कोई सूचना मिली होगी, तो जयपुर में 2 नागरिक सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार किया, ठीक है। और ये लोग कर क्या रहे थे बेसिकली, ये लोग जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है आईएसआई उसको सूचनाएं दे रहे थे। तो इसीलिए इन 2 जो रक्षाकर्मी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और वो जो 2 गिरफ्तार किए गए हैं वो जो सूचना दे रहे थे उनका ऑपरेशन था डेजर्ट चेंज। यानी कि भाई अगर ये हम राजस्थान की बात करें तो भाई इधर भी मरुस्थल है और थोड़ा बहुत आपका पाकिस्तान में भी है, यानी कि भारत के डेजर्ट से चेंज होकर के पाकिस्तान के डेजर्ट में जाना, बेसिकली यही इसका मतलब है। यानी कि सूचनाएं जो हैं इंडिया से पाकिस्तान में जाना, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या है यहाँ पे। गिरफ्तार किए जाने वाले सुरक्षाकर्मी पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई को सूचनाएं दे रहे थे और सूचनाएं जो हैं वो डेजर्ट चेंज के अंदर दी जा रही थी, यानी कि ऑपरेशन डेजर्ट चेंज के तहत दी जा रही थी और इसीलिए जो है ये चर्चा में आया। अब इसी के साथ साथ देखते हैं कि ऑपरेशन टुपैक ये बेसिकली पाकिस्तान के द्वारा चलाया जाता है। जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है आईएसआई उसी के द्वारा संचालित किया जाता है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, मेन मोटो है, भारत को विघटित करना और साथ में जासूसी नेटवर्क का उपयोग करना। अब भारत को विघटित करने का मतलब क्या है, इसमें कई सारी पोस्ट जैसे सोशल मीडिया का यूज़ किया जाता है, चाहे फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो, कुछ भी हो, उससे फेक अकाउंट बना करके विभिन्न प्रकार के ट्वीट किए जाते हैं जिससे क्या हो कि भारत में आपस में फूट पड़ेगी तो दंगा होगा, दंगा तरीके से कई सारे नुकसान होंगे जिससे पाकिस्तान को कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो ऑपरेशन डेजर्ट है वो किसके द्वारा चलाया गया था, जो गिरफ्तार किए गए, ना कि सेना के द्वारा। ये नहीं भाई कि जो ऑपरेशन डेजर्ट है वो सेना के द्वारा चलाया, सेना के द्वारा नहीं चलाया गया। जो सूचनाएं चेंज कर इधर से उधर कर रहे थे
उनके द्वारा जो है चलाया जा रहा है। वो जो सूचनाएं जा रही थी वो ऑपरेशन डेजर्ट चेंज के अंतर्गत जा रही थी। नेक्स्ट आता है आपका खाद्य सुरक्षा सूचकांक। हाल ही में ये जारी किया गया है FSSAI के द्वारा। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। बाकी देखिए भाई, खाद्य सुरक्षा यानी कि कोई भी राज्य या कोई भी शहर वहाँ के खाद्य आपूर्ति को किस तरीके से मैनेज करता है, वहाँ पे कितने कैसे गोदाम हैं, उनकी सुरक्षा कैसे हो रही है, लोगों तक कैसे पहुँच रहा है, इन सब यहाँ के मानकों को इसमें रखा जाता है। तो यह सूचकांक आपका 7 जून 2020 को प्रकाशित किया गया और इसका जो विषय था खाद्य सुरक्षा सभी का विषय है, यानी कि खाद्य सुरक्षा सभी का विषय के साथ में ये सूचकांक जारी किया गया। कब जारी किया गया? 7 जून को। यहाँ पे आपको याद रखना है इसका जो विषय वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अंतर्गत शहर या राज्य, यानी कोई भी शहर हो या आपका छोटा या बड़ा राज्य हो, इसमें देखो 2 कैटेगरी में बांटे गए हैं राज्य, एक तो बड़े राज्य और दूसरे छोटे राज्य। और आपके जो यूटी हैं संघ शासित क्षेत्र, उनको अलग रखा गया है। हम बाद में बात करेंगे इनके बारे में। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया है, खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार या वहाँ का प्रशासन की ओर से उठाए गए कदम कितने प्रभावी हैं, और इन्हीं सभी मानदंडों के आधार पर इनकी रैंकिंग की गई है। और बड़े राज्यों की बात करें तो प्रथम स्थान पे गुजरात आता है। गुजरात में जो खाद्य सुरक्षा को लेकर के बहुत ही अच्छे कानून हैं और वहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। सेकंड नंबर पे आता है तमिलनाडु और थर्ड नंबर पे आता है महाराष्ट्र, ठीक है। ये तो हो गए बड़े राज्यों की बात। अगर हम छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में पहले नंबर पे आता है गोवा और दूसरे नंबर पे आता है मणिपुर, ठीक है, और तीसरे नंबर पे आता है मेघालय। इनको आप जो है लिख सकते हो, यहाँ पे हमें जो है लिखना भूल गया था इनको, तो आप ये नोट डाउन कर लेना। अब साथ में अगर और इसके बारे में देखें तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI, तो इसने क्या किया है, खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए एक अवार्ड की शुरुआत की है, यानी कि उस पुरस्कार का जो नाम है ईट राइट अवार्ड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ईट राइट अवार्ड किस संस्था के द्वारा दिया जाता है या स्थापित किया गया, तो आपको बताना है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण या FSSAI। साथ में इस तरीके से पूछ सकता है कि ईट राइट अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, तो आपको बताना है खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये अवार्ड आपको दिया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रति बूंद ज़्यादा फसल। हाल ही में ये चर्चा का विषय रहा। चर्चा का विषय क्यों रहा? क्योंकि इसके लिए 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ठीक है। आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्टली कभी कभी क्या होता है, जो जिस योजना के तहत जो केंद्रीय योजनाएं होती हैं उनके तहत जो राशि आवंटित की जाती है वो सीधा अमाउंट पूछ लेते हैं। तो कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रति बूंद अधिक फसल के लिए 4000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। अब इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो कृषि उपज को बढ़ावा देना है और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को हुई थी। अब ये करंट का मुद्दा तो है नहीं, लेकिन करंट में जो चर्चा में क्यों आया, क्योंकि इसके लिए धनराशि आवंटित की गई है, इसीलिए चर्चा में आ गया ये। नेक्स्ट आता है आपका विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। अभी हाल ही में 12 जून को मनाया गया ये। अब ये क्यों मनाया जाता है, ये चर्चा का विषय है। अब देखते हैं भाई, आपको पता है कि संविधान में भी इसका उल्लेख है बाल श्रम को लेकर के, और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत बाल श्रम निषेध के बारे में चर्चा की गई है। तो देखते हैं भाई, इसमें बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है, ठीक है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है 2025 तक बाल श्रम के सभी रूपों को समाप्त करना है, ठीक है। यानी कि जितने भी चाहे हम भारत की बात करें या पड़ोसी देशों की बात करें या पूरे विश्व की बात करें, जहाँ जहाँ बाल श्रम की प्रथा है वहाँ पर 2025 तक ये डेडलाइन आपको, यानी कि ये सन आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनता है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि बाल श्रम निषेध कब तक खत्म, यानी कि बाल श्रम कब तक खत्म करने का उद्देश्य रखा गया है, तो आपको बताना है 2025। अब इसकी शुरुआत के बारे में बात करें, यानी कि कब से शुरू किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि वैश्विक स्तर पर बाल श्रम को ख़त्म करना है। और आपको पता होगा जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। कब हुई थी? अक्टूबर 1919 में। हाल ही में इसके 100 साल पूरे हुए हैं। क्वेश्चन भी आ चुका है यहाँ से, और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। आज के प्रश्नों की बात करें, देखिए पहले प्रश्न आपका यहाँ से आता है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO का मुख्यालय कहाँ पे है। सेकंड है हाल ही में किस राज्य ने अपना राज्य गान घोषित किया। थर्ड है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुई। मर्सर सर्वेक्षण किससे संबंधित है। अनन्या क्या है। इन सभी प्रश्नों की चर्चा
पिछली वीडियो में हो चुकी है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए।